जय हिंद वाले स्टूडेंट। आज की क्लास के अंदर अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और इस लेक्चर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, पायरोल, फ्यूरेन और जो थायोफीन हमारे पास में 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स है, 3 है ना। उन तीनों के अपन स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसकी पोजीशन कौन कौन सी होती है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं जिस कंपाउंड की, उसका नाम है पायरोल। पायरोल को जब आप देखोगे तो इसकी ये स्ट्रक्चर होती है और इसका जो बेसिक फॉर्मूला का अपन बात करते हैं, इसका जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है आपके पास में C4H5 और ये नाइट्रोजन उसके अंदर क्या होता है, एक हेट्रो एटम होता है जिसको अपन IUPAC नाम के अंदर लिखते हैं, जब ऐसा बोलते हैं, है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम, यानी प्रत्येक परमाणु का जो संकरण होता है वो हमको मिलता है sp2। कौन सा संकरण मिलता है अपने को? sp2। यानी ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। प्लेनर का मतलब एक प्लेन के अंदर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो कैसी स्ट्रक्चर है ये? एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन करते हैं बात कि क्या ये एरोमेटिक है या फिर ये एंटी एरोमेटिक है या फिर ये नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको शो करने के लिए, उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम एक थ्योरी काम में लेते हैं जिसका नाम है MOT। तो इसकी जो एरोमेटिसिटी है, उस एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कौन सी बेस की थ्योरी के ऊपर? MOT के ऊपर। याद रखना ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें किसके लिए है आपके पास में? इन तीनों कंपाउंड्स के लिए। बस अंतर होगा, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह सल्फर, है ना। और यहाँ से आपके पास में 5 की जगह एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। C जो हाइड्रोजन 5 है वो हाइड्रोजन 5 सिर्फ नाइट्रोजन में रहते हैं, बाकी सबके अंदर आपके पास में, जैसे अपन बात करते हैं फ्यूरेन की, तो फ्यूरेन का जो फॉर्मूला होता है आपके पास में C4H4O होता है, थायोफीन का C4H4 और S होता है ना। और बाकी तीनों चीजें सेम रहती है और तीनों को एक्सप्लेन कौन सी थ्योरी करती है? MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमको क्या जरूरत पड़ी? हमको MOT ही हम यूज में ले रहे हैं, उसकी रिक्वायर्ड हमको क्यों पड़ रही है और MOT ही क्यों एक्सप्लेन कर रही है? देखो, जो MOT है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको अपन बोलते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि हमारे पास में दो एटम के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, क्या वो डबल बॉन्ड है, क्या वो सिंगल बॉन्ड है। तो उसके बेस पे हम प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कौन सी थ्योरी काम में लेंगे? MOT इसको शो करती है कैसे, आइए देखते हैं। MOT के थ्रू एक्सप्लेनेशन करते हैं। MOT बोलती है कि देखो आपके पास में जो डायग्राम है पिरोल का, उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन दो एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन तो क्या है आपके पास में वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आया हुआ एलिमेंट है। जब बात करते हैं अपन कार्बन की, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2। और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p3। एक चीज याद रखना, आपके पास में ये जो होते हैं ये इनर ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, और ये जो होते हैं आपके पास में ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इनका अपन ऑर्बिटल आरेख बनाते हैं, यानी ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाते हैं, तो S के अंदर आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और P के अंदर भी आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी ये कार्बन का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है? P में चला जाता है। याद रखना, किस में चला जाता है? P के अंदर चला जाता है। और P के अंदर जाने के बाद में इन दोनों की क्या हो जाती है? दोनों, एक S का और ये आपके पास में कितने हैं? P के आपके पास में 3 ऑर्बिटल है। कौन कौन से हैं? एक तो है PX, एक है PY और एक है PZ। ये 3 ऑर्बिटल है, तीनों की क्या हो जाती है? ओवरलैपिंग होती है। और उसके बाद में समान ऊर्जा के संकृत नए कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, और इन नए संकृत कक्षकों के अंदर अपन को जो हाइब्रिडाइजेशन रखना है वो sp2 रखना है, क्योंकि एरोमेटिसिटी जो होती है ना, जो एरोमेटिकता होती है, उसकी कंडीशंस में ये बोला जाता है कि कंपाउंड प्लेनर होना जरूरी है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी है। तो हमको कौन सा रखना है? सिर्फ इतना सा रखना है हमको। ये हो गया आपके पास में sp2। अगर पूछे कि P कौन कौन सा काम में लिया हुआ है, तो P इसके अंदर, ये sp2 है ना, P इसके अंदर px और py वाला काम में लिया हुआ है। लास्ट वाला जो pz ऑर्बिटल है, इसको अपन ने क्या कर दिया है? इसके इलेक्ट्रॉन को हमने यूज में नहीं लिया है। क्यों यूज में नहीं लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। उसके बाद में आपका बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के अंदर भी क्या होता है? ये नाइट्रोजन का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये नाइट्रोजन का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जब ये एक S का है और ये P का है, आपने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा
तो हाइब्रिडाइजेशन की जो परिभाषा, जो डेफिनेशन आप बोलते हो, उसमें आप बोलते हो कि जब भिन्न भिन्न आकृति, कहने का मतलब डिफरेंट उसकी शेप होगी, डिफरेंट उसकी एनर्जी होगी, दो ऑर्बिटल होंगे, जब वो आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद में वो सेम एनर्जी के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल को जनरेट करते हैं। कहने का मतलब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इनकी जो एनर्जी होगी वो समान हो जाती है। क्या हो जाती है? समान हो जाती है, और आपके पास में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ होता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो आप इसमें भी रख सकते हो, ठीक है, वो आप इसमें भी रख सकते हो, वो आप इसमें भी रख सकते हो, और वो आप इसमें भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि एनर्जी की जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की वो सेम हो चुकी है ना। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पर इसको ज्यादा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप उस तरफ ले जा सकते हो उसको, है ना। तो इस ऑर्बिटल को, इस इलेक्ट्रॉन को अपन कहाँ ले जाना पसंद करेंगे? उसके अंदर। रीजन मैं आपको बताऊंगा, है ना। पीजेड ऑर्बिटल में ले जाना पसंद करेंगे इसको। तो इसको अपन लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये एक हो गया, ये दो, और ये हो गया लास्ट के अंदर पी जेड के अंदर, है ना। ये आपके पास में पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, और ये एस ऑर्बिटल है। और रियलिटी में इन दोनों को अपन बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसा ऑर्बिटल है ये दोनों? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये तो होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल थ्योरी के बेस के ऊपर, है ना। अब इसको अपन ऑर्बिटल डायग्राम बना के चेक करेंगे। आप देखना इसके अंदर कार्बन के अंदर भी कौन सा हमने पीजेड वैकेंट करा है, पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन रखा है, और नाइट्रोजन वाले कक्षक के अंदर भी हमने पीजेड के अंदर एक अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को हमने रखा है, ठीक है। एक लोन पेयर पीजेड का, वो किसके अंदर है? नाइट्रोजन के केस में। और एक जो कार्बन है, कार्बन के केस के अंदर भी कितना है आपके पास में? एक इलेक्ट्रॉन है। एक बात बताओ, उसमें कार्बन कितने हैं? 4। कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन के अंदर एक कार्बन में अगर एक इलेक्ट्रॉन पीजेड में आ रहा है, तो 4 कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन आपको पीजेड में दिखेंगे, और वो जो पीजेड में जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो अयुग्मित स्थिति में है। कैसा है? वो अनपेयर्ड, ठीक है। तो एक कार्बन से हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो 4 कार्बन से हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। बात खत्म। नाइट्रोजन से हमको कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन से भी हमको कितने मिल रहे हैं? और नाइट्रोजन एक ही है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास में षष्टक पूर्ण हो जाएगा, यानी एक सेक्सटेट जो होता है हमारे पास में वो कंप्लीट हो, यौगिक हो जाएगा। यानी इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसको एरोमेटिक श्रेणी में डाल देंगे, क्योंकि एरोमेटिक वाले आपको पता है 2 पाई होते हैं, और फिर उसके बाद में आपके पास में 6 पाई वाले होते हैं, फिर आपके पास में 10 पाई वाले होते हैं ना। तो वो एरोमेटिक के श्रेणी में चला जाएगा। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम देखते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि पीजेड ही क्यों लिया है हमने, ठीक है। जब अपन इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे इसके ऑर्बिटल डायग्राम में हमको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो सबके लिए अप्लाई है, तीनों कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसका ऑर्बिटल, जब ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाया, क्या बना रहे हैं हम? इसका ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिल्कुल पेशेंस के साथ में। सिर्फ एक कंपाउंड पायरोल आपको समझाऊंगा बिल्कुल पेशेंस के साथ में, बाकी 2 के लिए बोल दूंगा कि सेम अप्लाई कर लो, है ना। तो इसको बिल्कुल आराम से देखना। ऑर्बिटल डायग्राम जब अपन ड्रॉ करते हैं तो अपने पास में आप देख पा रहे हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, ठीक है। तो 1 कार्बन हमारे पास में ये होता है, 1 कार्बन। और पीजेड हमने ऑर्बिटल आपको पता है, जैसा कि अपन ने देखा था कि पीजेड में हमने 1 इलेक्ट्रॉन रखा था, यानी हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन था कार्बन का वो ये था, ये जो ऑर्बिटल था ये पीजेड था, और हमारा जो sp2 बन रहा था वो इससे बन रहा था, ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के अंदर हमने रखा था। नाइट्रोजन के अंदर आपने देखा होगा ये 3 थे और ये एक लास्ट में था, और हमारा sp2 जो बन रहा था वो इससे बन रहा था, और ये जो pz था वो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रखा था, ठीक है। जो p जो शेप होती है ना वो कैसी होती है? डंबल शेप, कुछ इस प्रकार की, इसमें 2 लोब्स आपको दिखाई देती है, तो वो सेम लोब्स हम यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। ये कार्बन और इसके ऊपर एक लोब्स, सेम ये वाला कार्बन, इसके ऊपर दूसरी लोब्स, फिर इधर एक कार्बन ये वाला, और फिर ये वाला कार्बन इधर की तरफ। तो एक लोब ये हो जाएगी, और ये एक लोब ये हो जाएगी, और फिर नाइट्रोजन वाली एक लोब हमारे पास में ये हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन सा ऑर्बिटल अगर आपसे पूछे तो ये पीजेड है। ये कौन सा है? ये पीजेड है। अच्छा, हमने पीजेड ही क्यों लिया वो आप समझ लो आप, है ना। मैंने आपको बताया कि ये एक प्लेन कंपाउंड है। प्लेन कंपाउंड का मतलब होता है अपने पास में
कि हमारे पास में जो कंपाउंड है वो इन द प्लेन है, कुछ इस प्रकार से एक प्लेन होता है, उस प्लेन में हमारे पास में कंपाउंड व्यवस्थित है। जो हमारा पाइरोल है, जो पिरोल है, वो इस प्लेन के अंदर हमारे पास में व्यवस्थित है। अब हमारे पास में जो एक्सिस होती है वो तीन होती है, एक होती है एक्स, एक होती है वाई और एक होती है जेड। जब हम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, आप जो एक्सिस ड्रॉ करते हो वो एक्स और y और एक z को होता है वो आप परपेंडिकुलर रखते हो। यानी मैं पूछूं कि जो z एक्सिस है वो आपके पास में किसके परपेंडिकुलर है, तो आप बोलोगे वो x और y जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। यानी तीनों एक्सिस जो होती है आपके पास में वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तीनों एक्सिस जो होती है वो आपके पास में कुछ इस तरीके से होती है। ये आपके पास में एक्स एक्सिस हो गई, ये आपके पास में वाई हो गई, और जो जेड है वो परपेंडिकुलर है। अगर मैं वाई एक्सिस को काम में लेता हूं, सोचना थोड़ा सा, तो हमारी जो रिंग है वो प्लेन में है। कैसी है? प्लेन में है। अगर मैं वाई एक्सिस को काम में लेता हूं तो मेरे पास में पी वाई ऑर्बिटल बनेगा, और वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से, यानी एक प्लेन के अंदर बनेगा, जिससे हम उसकी एमओटी को, उसके अंदर जो डी लोकलाइजेशन हो रहा है, जो कोलेटरल ओवरलैपिंग जो होती है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम परपेंडिकुलर ऑर्बिटल लेते हैं। जब हमने पीजेड जो है ऑर्बिटल लिया वो परपेंडिकुलर लेने का रीजन यही है, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस वाले कार्बन का जो कनेक्शन होता है वो इस वाले से होता है, और इस वाले का इस वाले से होता है, तो ये भी हम जोड़ देते हैं, ठीक है। आप समझना इस चीज को कि ये जुड़े हुए हैं आपस के अंदर, है ना। और इस वाले कार्बन का इससे होता है और इस वाले कार्बन का इससे होता है। ये जो पीजेड है और ये जो पीजेड है ये आपस में कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये जो पीजेड है ये रहा, और ये जो पीजेड है वो ये रहा, और ये दोनों आपस के अंदर, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रकार की ओवरलैपिंग को, इस प्रकार की ओवरलैपिंग को अपन बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग, यानी समपार्श्विक अतिव्यापन। इसको अपन बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसको अपन बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग, यानी इस प्रकार की ओवरलैपिंग को अपन बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो ये जो आपके पास में ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सी हो रही है? ये भी दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। नोटिस करो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो 2 3 4 5 और ये 6। तो इस प्रकार से कंप्लीट सेक्सटेट का, यानी अपने पास में षष्टक बोलते हैं, तो इस प्रकार से एक षष्टक का निर्माण होता है, और यहां से आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देते हैं। तो ये होती है इसकी ऑर्बिटल जो कॉन्फ़िगरेशन आता है, ऑर्बिटल डायग्राम इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। और इसके बेस पर हम कहते हैं क्या कि पिरोल जो है हमारे पास में वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का बोला बोला चल रहा है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और वो भी कौन सी ओवरलैपिंग के थ्रू, तो कोलेटरल ओवरलैपिंग, जिसको अपन बोलते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन, ठीक है। ये आपके पास में पिरोल का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। पिरोल की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली, पिरोल के अंदर हमने एरोमेटिकता वाला कंसेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेजोनेंस। हम किसकी बात करेंगे आगे जाके? रेजोनेंस की, ठीक है। ये सेम चीजें आपके पास में आपको किस में देखने को मिलेगी? सल्फर में भी देखने को मिलेगी, और ये जो सेम चीज आपके पास में वो किस में देखने को मिलेगी आपको? यही सेम चीज आपको क्या बोलते हैं, मतलब फ्यूरेन और थायोफिन में भी देखने को मिल जाएगी। बहुत ईजी है ना। जब अपन फ्यूरेन का भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ ना, फिर आप सल्फर के ऊपर उसको अप्लाई कर लेना। फ्यूरेन के अंदर अपन देखते हैं कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2, वही 2p2 आपको मिलेगा, ठीक है। वो इसके अंदर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वो ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद में वही आपके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा, ठीक है। वो पीजेड वाला आपके पास में ऑर्बिटल रहेगा। ऑक्सीजन वाला थोड़ा देखो आप, 1s2 2s2 और 2p4 होता है इसमें, यानी 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके पास में बचते हैं। अब सर ये क्या हुआ? नाइट्रोजन के पास तो 3 थे, तो नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। आप नोटिस करते नाइट्रोजन के पास में, अच्छा मैंने जोड़ा नहीं होगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ रहता है। तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन था, सपोज करो ये नाइट्रोजन का है, ये अभी मैं 2 मिनट के लिए सपोज करना, आप है ना 2 मिनट के लिए सपोज करना, मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिख रहा हूँ, ये नाइट्रोजन का है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मैं हाइड्रोजन को दे दूँ तो बाकी जो काम चल रहा है मेरा वो 2 से चल रहा है, बाकी जो काम चल रहा है वो किससे चल रहा है? 2 से चल रहा है ना। तो इस बार हमारे पास में अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में? 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। यानी आपके पास में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये तो कार्बन के हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कार्बन का है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कार्बन का है। ऑक्सीजन के पास में
इस बार क्या है आपके पास में लोन पेयर आ जाएगा, और लोन पेयर भी दो है, लेकिन एक कंपाउंड एक एलिमेंट एक बार में सिर्फ एक ही लोन पेयर दे सकता है, दो लोन पेयर कभी भी एक साथ पार्टिसिपेशन में नहीं जाते हैं, है ना। और वो कौन सा देगा, रिंग के अंदर वाला। तो इस प्रकार से ये भी क्या होता है आपके पास में एक एरोमेटिक सेक्सटेट का कंप्लीट निर्माण कर लेता है, ठीक है। और इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जैसे पिरोल था हमारे पास में, वैसे ही फ्यूरेन था और वैसे ही थायोफिन, इन सब के अंदर क्या चलता है आपके पास में, एरोमेटिक जो षष्टक होता है वो कंप्लीट हो जाता है ना। और ये तीनों कंपाउंड्स क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना। थायोफिन का केस मैं अलग से लूंगा, है ना, ये बहुत अच्छा केस है इसका। तो इसके अंदर कौन सी, अगर ओवरलैपिंग की बात करें, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप देखना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। कौन से पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के। इनके पास में 2p ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। कौन सा ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, 2p। और जो कार्बन है वो भी कौन सा होता है, कार्बन के पास में भी 2p ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी है, 2p पाई 2p पाई ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में है, ठीक है। और सेम क्या सल्फर के बीच में भी 2p पाई, बिल्कुल सल्फर के पास में भी तो 2p ऑर्बिटल होता है। तो सल्फर भी इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सल्फर भी 2p पाई दिखाता है। लेकिन याद रखना सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और इसको अपन आगे चर्चा करेंगे। इसके पास में एक डी ऑर्बिटल भी होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल भी होता है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं पाइरोल की रेजोनेंस की। पाइरोल के अंदर जो रेजोनेंस होता है उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो जो बेसिकली जो हमारे पास में पाइरोल होता है उसकी स्ट्रक्चर जैसे कि अपन जानते हैं कि ये उसकी स्ट्रक्चर होती है पाइरोल की। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ रहता है आपके पास में, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। जब इसकी ये स्ट्रक्चर बनाएंगे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर जो है इसने पहला कदम रिंग के अंदर रखा। किस में रखा, अपना पहला कदम रिंग के अंदर रखा, कुछ इस प्रकार से। और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऊपर चला जाता है। ये तो बच्चों वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, बतानी नहीं चाहिए। रेजोनेंस तो हम बेसिक बच्चों वाली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो हमको बतानी नहीं चाहिए वाली चीज। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। आगे चलने पर हमको पता चलता है कि नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव एज इट इज। और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस बार आगे जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ आ गया। और इस प्रकार हमारी रिंग के अंदर कौन सा नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, ये नाइट्रोजन यहाँ। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये वाला, अच्छा पहले इसको यहाँ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। फिर इसको दोबारा से ये वाला बॉन्ड इस जगह पर और ये वाला बॉन्ड इस जगह पर, ये नाइट्रोजन आ गया, ये आपके पास में हाइड्रोजन आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये पॉजिटिव हो गया। जैसे ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर नेगेटिव चार्ज के रूप में, और फिर बाद में ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला इस नाइट्रोजन के पास में। इस टाइप से इसका हाइड्रोजन हम ड्रॉ करते हैं ना, ये इसका हाइड्रोजन बन गया। ये जैसे यहाँ पर जाएगा तो इसका लोन पेयर इसको वापस मिल जाएगा। पहली और जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, दोनों सेम है। इसकी जो टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की संख्या होगी वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी होगी। 5 इसके अंदर टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। पहली और छठी सेम है इसलिए इसको गिना नहीं जाएगा, है ना। तो टोटल आपके पास में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनती है, इसके अंदर 5 स्ट्रक्चर बनती है। टोटल कितनी बनती है, 5 स्ट्रक्चर हमारे पास में रेजोनेंस की बनती है। सेम आपके पास में ऑक्सीजन का होगा और सेम ही आपके पास में सल्फर का हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि पोजीशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अर्थ क्या होता है, इसका जो बेसिक जो मीन होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रोफाइल ही इनकमिंग है। इनकमिंग कौन है आपके पास में, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल ही आउटगोइंग है। इलेक्ट्रोफाइल ही आउटगोइंग है, कहने का मतलब हमारी रिंग के अंदर से कोई प्लस वाला बाहर जाएगा और बाहर की तरफ से कोई प्लस वाला अंदर आ जाएगा, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक के माध्यम से होगी। इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले का प्रतिस्थापन हो रहा है यहाँ पर, है ना। और वो जो है वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो पोजिशन, कौन सी पोजिशन की होगी, आप नोटिस करना। अगर इसका मैं अनुनादी संकरण यानी एक हाइब्रिड जो मैं बनाऊं इसका, तो वो हाइब्रिड कैसा बनता है, इसका जो हाइब्रिड बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है,
कि हमारे पास में नाइट्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, इसके ऊपर हमारे पास में डेल्टा पॉजिटिव यानी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो करता है, और ये वाली जो पोजीशन होती है हमारे पास में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करता है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है, रिंग के अंदर घूमता है। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, इसका हाइब्रिड है। इस हाइब्रिड में आप नोटिस करना, इसकी जो अल्फा पोजीशन है, इसकी जो अल्फा पोजीशन है और इसकी जो बीटा पोजीशन है, इन दोनों की, इन सारी पोजीशनों के ऊपर, यानी इसकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, कौन कौन सी, इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो मेरी जो होगी, यानी जो आपकी और मेरी जो थिंकिंग होगी वो यही होगी कि भाई अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये तो सबके लिए क्या होगा? इक्वल होगा, यानी 2, 3, 4, 5 के ऊपर ये आसानी से अटैक कर देगा, क्योंकि नेगेटिव पांचों जो चारों पोजीशन है हमारे पास में, चारों के पास में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव सामने से आ रहा है हमारे पास में, उसको भी क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, और हमको चारों पोजीशन के ऊपर नेगेटिव मिल रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोफाइल सेलेक्ट करता है पहले कि मैं किसके पास जाऊं, दूसरी के पास जाऊं, तीसरी के पास जाऊं, चौथी के पास जाऊं या फिर पांचवी के पास जाऊं। देखो दूसरी और पांचवी तो सेम है, तीसरी और चौथी सेम है, तो उसके पास में 2 ऑप्शन है। पहला, उसके पास में 2 ऑप्शन ये है कि पहला उस इलेक्ट्रोफाइल के पास में ऑप्शन ये है कि वो कहाँ जाए? दूसरी या पांचवी के पास में जाए। दूसरा उसके पास में ऑप्शन है कि वो कहाँ जाए? वो आपके पास में तीसरी और चौथी के पास में जाए। ये 2 ऑप्शन इलेक्ट्रोफाइल के पास में बचते हैं। हम चेक करेंगे कि वो कौन सी के पास जाना चाहेगा। ठीक है, हम चेक करेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल की हम कहानी पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, उसके पास में कितनी प्रायोरिटी रख दी हमने? 2, कि वो किसको पकड़ना पसंद करेगा? पहली है 2 और 5 पोजीशन को पकड़े, दूसरी जो प्रायोरिटी है वो है तीसरी और चौथी को पकड़े, है ना। वो कौन सी को पकड़ना पसंद करेगा, हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दूसरी और पांचवी पोजीशन को। पहले देखो ये दोनों पोजीशन सेम है और तीसरी और चौथी भी सेम है। हमारे पास में पिरोल है। कौन है हमारे पास में? पिरोल है, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड पिरोल। और उसके पास में कौन आ रहा है? हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। ठीक है, जैसे ही डबल बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा, सेकंड पोजीशन की तरफ जाएगा, तो उसको नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ लाने पड़ेंगे। ठीक है, और लाने के बाद में उसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी, ये नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और हम इसके ऊपर किसका अटैक करवाने वाले हैं? इलेक्ट्रोफाइल का। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन की चर्चा चल रही है? सेकंड और फिफ्थ पोजीशन की चर्चा चल रही है अभी, है ना, कि कौन सी पे बढ़िया लगेगा। जैसे ही वो नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ेगा, यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या उपस्थित है? एक हाइड्रोजन भी उपस्थित है। तो वो कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 2 लोन पेयर, और यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है वो, और यहाँ पर जो आपने इलेक्ट्रोफाइल, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आया वो इस प्रकार से जुड़ेगा। आगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी जिसके अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डीलोकलाइजेशन होगा रिंग के अंदर। तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से घूमेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड जब इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ। ठीक है, उसके बाद में भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का घूमना तो हो गई, पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ घूमना पसंद करेगा। ये जो लोन पेयर है, क्या वो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। ये लोन पेयर किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर ड्रॉ किया जाएगा? इसके ऊपर, और ये आपके पास में डबल बॉन्ड है, ये आपके पास में हाइड्रोजन है, और ये आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल है। थोड़ा सा आप देखो, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में बाहर जाएगा। किसके रूप में बाहर जाएगा? H+ के रूप में बाहर जाएगा, और अपने बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से ये देगा, और ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड किसके पास में? इसके पास में आ जाएंगे, और ये आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। यहाँ से H+ बाहर जाएगा। कौन बाहर जाएगा? H+। मैंने आपको बताया था जो इनकमिंग है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, और जो आउटगोइंग है वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल ही है। H+ एक क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन है। नोटिस करोगे जब सेकंड के अंदर जब हमने अटैक करवाया, सेकंड और फिफ्थ के अंदर, तो हमारे पास में जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी वो 1, 2 और 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। कितनी? तो फर्स्ट, एक हमारे पास में सेकंड, और एक हमारे पास में थर्ड।
तीन प्रकार की हमारे पास में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है, ठीक है। किसमें पोजीशन में? ए, सेकंड और 5 में। जब हम 3 और 4 उसके सामने ऑप्शन रखते हैं, 3 और 4 पोजीशन वाला ऑप्शन रखते हैं, तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा? देखो, सबसे पहले 3 के ऊपर अगर आप अटैक करवाना चाहते हो तो सबसे पहले 3 के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो है आपके पास में जो बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाने के बाद में इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है? एक हाइड्रोजन अवेलेबल है ऑलरेडी, और यहाँ पर कौन आएगा आपके पास में? इलेक्ट्रोफाइल, और इस नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ से अपने पास में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके पास में हाइड्रोजन और ये आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल, ये आपके पास में पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को ये नाइट्रोजन आसानी से क्या कर सकता है? स्टेबलाइज्ड कर सकता है। बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बिल्कुल, अगर इसको मैं खोल के दिखाऊं ना आपको तो आपको मज़ा आएगा। देखना, नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिखेगा, यहाँ पर दिखाता हूँ। देखना, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं ना आपको तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। इस नाइट्रोजन को मैं दिखा रहा हूँ आपको। नाइट्रोजन के पास में अपने पास में एक लोन पेयर होता है, आपको पता हो तो, है ना। नाइट्रोजन के पास में क्या होता है? लोन पेयर। उसके बाद में क्या है? कार्बन है, और उस कार्बन के ऊपर आपके पास में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज बोले तो भिखमंगा, है ना। तो इस प्रकार से ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा, है ना। जैसे ही अपने लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को देगा, इन दिस केस इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन देता है, और देने के बाद में क्या बन जाता है? ये आपके पास में इधर का है ना पूरा, इसको नहीं गिनना है। देने के बाद में इस नाइट्रोजन के पास में कौन सा चार्ज आ जाता है? हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इसके पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रोफाइल। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए वापस ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस रिंग में धकेलता है, और नाइट्रोजन को वापस से क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। और आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा, हाँ दिख रहा है यहाँ पे, वो इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये थर्ड नंबर के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की कितनी बनी, तो देखो, पहली ये रही और दूसरी ये रही। ये तो प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है दोनों। ये दोनों क्या है आपके पास में? रिएक्टेंट है। इसमें देखो, ये दोनों आपस में कौन थे? ये दोनों तो रिएक्टेंट है ना। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, पहली दूसरी तीसरी, और ये प्रोडक्ट है। तो इसमें सेकंड और फिफ्थ पोजीशन के अंदर जो आपके पास में रेजोनेटिक स्ट्रक्चरों की संख्या बनती है वो बनती है 3। थर्ड और फोर्थ में जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चरों की संख्या बनती है वो बनती है 2। अब आप देख लो, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, इसलिए हमारा जो कंपाउंड है वो कहाँ जाना पसंद करेगा? वो हमारा जो कंपाउंड है वो जाना पसंद करेगा किसके पास में? 2 और 5 के पास में। इसलिए हमारे पास में पिरोल के ऊपर, फ्यूरेन के ऊपर, थायोफिन के ऊपर, तीनों कंपाउंड्स के ऊपर आपके पास में जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सेकंड और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर जाना पसंद करेगा, ठीक है। वो थर्ड और फोर्थ के ऊपर जाना पसंद नहीं करेगा। क्या सर वो हमेशा ही सेकंड और फिफ्थ में जाएगा? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास में सेकंड और फिफ्थ पोजीशन ऑलरेडी फिल है तो वो थर्ड और फोर्थ पोजीशन को प्रीफर कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। उसके ऊपर दबाव नहीं है कि भाई तू वहीं जा, है ना। अब हम बात करेंगे, अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं ये इन तीनों कंपाउंड्स के लिए कॉमन। अगर आप बात करोगे ऑक्सीजन की तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, अगर बात करोगे सल्फर की तो यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों कंपाउंड्स के बीच में अपन कंपैरिजन करेंगे एरोमेटिसिटी का। किसका? एरोमेटिसिटी का, ठीक है। ये आपके पास में कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे पास में इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में क्या बात आई? इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में हमने अभी तक क्या सीखा? जो हमने सीखा वो क्या सीखा कि जो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पे जाएगा? सेकंड और फिफ्थ के ऊपर जाएगा, है ना। और थर्ड और फोर्थ के ऊपर वो नहीं जाएगा। प्रीफर्ड कौन सी करेगा? वो प्रीफर्ड है ये, है ना। वो प्रीफरेंस जो होगी वो उसको देगा। स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो चला लेना, काम है ना, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड फोर्थ के ऊपर वो नहीं जाएगा, सेकंड और फिफ्थ को क्या देगा? वो प्रेफरेंस देगा, मोर प्रेफरेंस जिसको अपन बोलते हैं ना। और ये किसके लिए है? ये कॉमन है आपके पास में ऑक्सीजन वाले कंपाउंड NH पिरोल वाले के लिए और सल्फर थाया वाले के लिए, है ना। तीनों कंपाउंड्स के लिए कॉमन है रिएक्शंस। पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेजोनेंस की हमने बात कर ली, तीनों कंपाउंड्स का सेम हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स की बात कर ली, तीनों कंपाउंड्स की सेम हो जाएगी। सल्फर वाले के एक चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, रेजोनेंस से रिलेटेड चीज़ है।
जब तीनों के कंपैरिजन करेंगे अपन, फ्यूरेन, पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन तीनों के एरोमेटिसिटी को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इनकी जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर हम लिखते हैं, इनकी जो एरोमेटिसिटी का जब हम ऑर्डर लिखने जा रहे हैं तो वो ऑर्डर हम लिखते हैं कि पहले थायोफिन की बात आती है, थायोफिन इज ए मोर एरोमेटिक कंपाउंड्स देन पायरोल एंड फ्यूरेन, है ना। उसके बाद में थायोफिन के बाद में जो चर्चा की जाती है वो किसकी की जाती है, पायरोल की जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जो चर्चा की जाती है वो फ्यूरेन की जाती है। ऐसा क्यों? ये हमारे पास में केस आया सामने जब हमने बात की थायोफिन की, तो थायोफिन भाई तू ज़्यादा एरोमेटिक होने का तेरा रीज़न क्या है, आप हमें बताइए, आप ज़्यादा एरोमेटिक क्यों है। देखो, जो जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। एक चीज़ याद रखना, जो एरोमेटिसिटी का मतलब होता है कि हमारे पास में स्थायित्व आ जाना। तो ये जो कंपाउंड है थायोफिन, ये अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड है ये, मोर स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। जो मोर स्टेबल होगा वो लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव कंपाउंड है। जो मोर स्टेबल होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। उसके बाद में पायरोल जो है, सुनना मेरी बात को, पायरोल जो है इन सभी श्रेणियों में सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव स्पीशीज है। ऐसा क्यों? मोर रिएक्टिव तो वो होना चाहिए ना, जब लेस रिएक्टिव ये है तो मोर रिएक्टिव वो होना चाहिए। ये बीच वाला मोर रिएक्टिव कैसे हो गया, उसकी मैं आपको चर्चा बताने वाला हूँ ना। अब देखना, पहले मैं चर्चा करूंगा पायरोल और फ्यूरेन की, है ना। ये जो आपका बहम है निकालता हूं मैं। जब हमने पायरोल को देखा तो हमारे पास में पायरोल ये था, नाइट्रोजन और ये, और हमने जब फ्यूरेन को देखा तो हमारे पास में फ्यूरेन ये था। जब हम इन दोनों से पूछा कि बता भाई, आप दोनों में से रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कौन सबसे ज़्यादा देना पसंद करेगा, तो नाइट्रोजन ने बोला मैं। हमने पूछा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने बोला मैं। उसका रीज़न नाइट्रोजन ने बताया कि मेरी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना वो ऑक्सीजन की तुलना में क्या है, कम है। जब आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, एक ऑर्डर सबसे लेटेस्ट सब जानते हैं, फ़ोन, और फ़ोन में आप देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर अपन कंपेरिजन करें तो जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ना वो होती है शायद 3.5 के अप्रोक्स, है ना। और इस वाले भाई साहब की होती है लगभग 3.1 के अप्रोक्स, है ना। तो इन दोनों में मोर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन लेस है। तो ऐसे केस में जो मोर, जब आपके पास में कंपाउंड मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो वो चाहेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए ही ना, वो ये चाहेगा। जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो क्या चाहेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आए। इसलिए जब दोनों की इलेक्ट्रोफाइल से अभिक्रिया करवाई जाती है, जब दोनों की इलेक्ट्रोफाइल से अभिक्रिया करवाते हैं, जब इसकी मैंने करवाई तो इससे मेरे पास में जो कंपाउंड बनता है वो ये वाला बनता है, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, जैसे मैं इस वाली पोजीशन पे करवाता हूँ, और करवाने के लिए मेरे पास में नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अभी हम पीछे पढ़ के आए, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो मैंने भी बताया कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। ये हमने चर्चाएं की, किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पॉजिटिव में से लेस स्टेबल कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो चाहता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव ना आए। इसलिए ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेस स्टेबल होगा। क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। और ड्यू टू लेस स्टेबल ये चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन जो दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो दूं ही ना, है ना। इसलिए मोर रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, पायरोल। तो ये जो रिएक्शन होगी इन दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन तो बोल देगा कि भैया मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन सल्फर वो ऑक्सीजन जो है वो मना कर देगा कि मैं नहीं देना चाहता। इसलिए नाइट्रोजन क्या है, इन तीनों एलिमेंट्स में मोर रिएक्टिव है। नाइट्रोजन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। इसके लेस रिएक्टिव होने का, लेस स्टेबल है किसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, ड्यू टू ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसके लेस रिएक्टिव होने का रीजन क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर आने वाला पॉजिटिव चार्ज। इसके मोर रिएक्टिव होने का रीजन क्या है, अच्छा मोर रिएक्टिव होता नहीं लेकिन ऑक्सीजन की वजह से होना पड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट हमने लगा दिया इसके अंदर, है ना। लेकिन जब बात थायोफिन की आ जाए तो थायोफिन में भी क्या हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट के ऊपर जा सकते हैं। देखो आप बात करोगे ना सल्फर की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.5 के आसपास होती है ना, लगभग बताइए, है ना। लगभग का जब यूज़ करते हैं ना तो टीचर, इसका मतलब ये होता है कि ये 2.1 भी मिल सकती है आपको, वो अनुमान लगाते हैं कि 2 की सीरीज में मिलेगी आपको। तो थायोफिन की जब हम बात करते हैं तो थायोफिन में भी हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो आराम से वो तो क्या करेगा, इससे भी बढ़िया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं तो जो
थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसके अंदर ये वाला कंसेप्ट लगता नहीं है। जब एक सीरीज की बात करोगे आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो चर्चा कर रहे हो ना वो नाइट्रोजन की कर रहे हो और सल्फर की कर रहे हो। दोनों जो है ये आपके पास में सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और ये आपके पास में थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ना। इसके पास में 2p ऑर्बिटल है, इसके पास में 3p ऑर्बिटल है, और साथ में इसके पास में एक अच्छा चीज और है, इसके पास में d ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? वैकेंट d ऑर्बिटल इसके पास में उपस्थित है ना। तो वो रीजन बन सकता है, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला रीजन कभी नहीं बनेगा, याद रखना। कभी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कंपेयर नहीं करोगे सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को, है ना। तो उस थायोफिन के ज्यादा मोर स्टेबल होने का रीजन क्या है वो आप समझो। देखो थायोफिन की अगर मैं बात करूं तो थायोफिन ये सल्फर है, ठीक है, और एक कंपाउंड में आपके पास में ये ले रहा हूं, ये x मान रहा हूं इसको, और यहाँ पर x बराबर क्या होंगे? x बराबर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंपेरिजन चल रहा है। जब आप देखोगे कि ये जो दोनों कंपाउंड है सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इनके पास में 2p ऑर्बिटल रहता है, जबकि जो सल्फर है वो कौन से पीरियड का है? वो थर्ड पीरियड का है। कौन से पीरियड का है? वो थर्ड पीरियड का है। इसके पास में p भी होता है और इसके पास में d भी होता है, और बड़े मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों को उपयोग करता है। इस प्रकार से ये डबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है। एक बार करता है ये 2p पाई, यानी एक बार ये करता है ओवरलैपिंग कौन सी? 2p पाई, और एक करता है ये 2p पाई और 3d पाई ओवरलैपिंग। जबकि ये वाले जो कंपाउंड्स है ये ओनली 2p पाई ओवरलैपिंग को शो करते हैं। आगे बात समझ में। इस वजह से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा बनेगी, और ज़्यादा बनेगी तो आपके पास में ये मोर स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है ना। थोड़ा सा खोल कर 5 मिनट रुकना है ना, थोड़ा पेशेंस के साथ में, थोड़ा सा खोल कर और बताऊं। अगर इसको आप देखोगे कंपाउंड को तो ये x है, इसके पास में ये ऑर्बिटल है, और ये जो कार्बन है इसके पास में ये ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच में ये कार्बन का भी 2p है और ये x का भी कौन सा है? 2p। x कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी क्या है? 2p। तो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है कोलैटरल ओवरलैपिंग, ये 2p पाई ओवरलैपिंग है। हमारे जो सल्फर भाई साहब है वो भी ऐसी ओवरलैपिंग शो करते हैं। ये तीनों करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर, तीनों इस प्रकार की ओवरलैपिंग शो करते हैं। लेकिन इसके पास में एक d पाई वाली है, वो ओवरलैपिंग कैसी होती है? वो कुछ इस तरीके वाली होती है ना। इसके पास में कौन सा ऑर्बिटल होता है? एक d ऑर्बिटल होता है, और ये कौन सा है? p। तो एक ओवरलैपिंग ये वाली हमको मिलती है, इसको अपन बोलते हैं 2p पाई और 3d पाई। सल्फर के मोर स्टेबल होने का रीजन यही है कि इसके अंदर 2p पाई और 3d पाई ओवरलैपिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होती है वो ज़्यादा मिलती है हमको, है ना। और इसकी जो अनुनादी ऊर्जा होती है वो भी आपको क्या मिलती है? ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये थी एरोमेटिसिटी की चर्चा, ठीक है। जब हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो मोर रिएक्टिव कौन हो जाएगा आपके पास में? पाइरोल, ठीक है। तो इससे हम कौन से रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हैं? इससे हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि हमारे पास में एरोमेटिसिटी का ऑर्डर ये ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो रिएक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाशीलता। तो रिएक्टिविटी के अंदर थायोफिन मोर स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव होगा, तो थायोफिन को तो सबसे लास्ट में लिख दो, है ना। अच्छा, थायोफिन को सबसे लास्ट में लिख दो, वो लेस रिएक्टिव है। फ्यूरेन, पाइरोल और फ्यूरेन की अगर हम बात करें तो फ्यूरेन ने मना कर दिया कौन सी रिएक्शन देने के लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए, लेकिन हम जबरदस्ती करवाएंगे, हम जबरदस्ती उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, देखना आप। इसने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसने मना कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाद में लिखेंगे। और हाँ किसने कर दी? पाइरोल ने। हाँ तो क्या ही करेगा ये भी, इसके ऊपर भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वैसे अनस्टेबल ही होता है ना। तो ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, है ना। ये किसकी चर्चा थी? आपके पास में पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफिन की कंबाइंड चर्चा थी, उसकी एरोमेटिसिटी की चर्चा थी, है ना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि अपन सिर्फ एक आशा कर सकते हैं, जो सामने जो बैठा है जो पढ़ रहा है इसको वो बता सकता है ना वीडियो कैसी होती है ना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।